Hello and welcome to current affairs session of Ajmal IAS Academy. Today we are going to discuss the topics of international relations which were in news last week. The first topic is G20 summit. Second topic, India-Africa partnership. Third, issue over Arunachal Pradesh between India and China. And fourth, extradition request made by Bangladesh for Sheikh Hasina, former Prime Minister of Bangladesh. The first topic is G20 Johannesburg Summit 2025. Before proceeding further, हम समझते हैं कि G20 आखिर है क्या। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं। अभी हम मैप के ज़रिए देखेंगे कौन कौन सी हैं। 19 कंट्रीज़ प्लस 1 यूरोपियन यूनियन एंड 2023 में इसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जगह दी गई। बेसिकली G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कोशिश करती है कि किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। अब आखिर ऐसी क्या कंडीशंस थी कि जिस वजह से इतने सारे कंट्रीज़ एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ गए। इसके पीछे थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड समझें तो 1997 में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के सामने आया जिसको हम कहते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस। यहाँ पर ईस्ट एशिया की तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंट्रीज़ जिनको हम ईस्ट एशियन टाइगर्स भी कहते थे, उनके यहाँ एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उनकी जो ग्रोथ थी वो फाइनेंशियल कैपिटल पर बहुत ज़्यादा डिपेंड थी, जिसने उनको वल्नरेबल बनाया और एक टाइम पर फ्लाइट ऑफ कैपिटल होने की वजह से यहाँ की ग्रोथ, यहाँ की करेंसी बहुत डिवैल्यूएट हुई, स्टॉक मार्केट क्रैश किया और एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इस बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस ने सिर्फ इन ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर ही इम्पैक्ट नहीं डाला बल्कि दूसरे बड़े कंट्रीज़ की इकोनॉमी पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इस इवेंट के बाद दुनिया को समझ में आया कि अगर ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना है तो सिर्फ चंद डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ही मिलकर के सब कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको भी सेम प्लेटफॉर्म और सेम टेबल पर लाया जाए ताकि एक ज़्यादा बेहतर एफर्ट्स किए जा सकें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। तो इस क्राइसिस के बाद 1999 में G20 इमरजेंस में आता है। इमरजेंस में आने के बाद भी इतना ज़्यादा सीरियस एफर्ट्स नहीं लिए गए, बट अगेन इन 2008 एक दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के सामने आता है जिसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इस चीज़ की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हुई कि इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर टैकल करना है तो एफ़र्ट्स ग्लोबल लेवल पर होने चाहिए, और अगर हम ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस चाहें कि फिर से ना हो तब और ज़्यादा ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2008 के बाद से 2009 में G20 ने यह डिक्लेयर किया कि अब G20 का जो एकमात्र एजेंडा है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर है, और उसके बाद से ऑलमोस्ट हर साल G20 की समिट देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इस पूरे अगर एवोल्यूशन को देखें तो G20 सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये शो करता है शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ टू द इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पहले जो भी कुछ डिसाइड कर रहे थे वो 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप कर रहा था जिसको हमने कहा G7, लेकिन बाद में इसी G7 को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आना पड़ेगा ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली G20 का जो मैंडेट है वो यही है कि किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। अब इस स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हर साल G20 के मेंबर्स एक साथ मिलते हैं, डिस्कशन, डिबेट्स और उसके आउटकम्स निकलते हैं। दिस ईयर अगेन ऑल द मेंबर्स असेंबल्ड इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये अफ्रीका का लार्जेस्ट सिटी है और 19th सेंचुरी का गोल्ड माइनिंग एरिया माना जाता है। यहाँ पर ये सबमिट हुई है। ये सबमिट इसलिए भी स्पेशल है कि ये G20 की पहली सबमिट है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हो रही है या साउथ अफ्रीका कंट्री में हो रही है। अब इसमें जो दुनिया भर के जो ग्लोबल लीडर्स इकट्ठे हुए हैं उसका आउटकम देखिए वो क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आउटकम इज कमिटमेंट टू लो एमिशन एनर्जी ट्रांजिशन। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज को अगर हमें टैकल करना है तो हमें एनर्जी के यूज़ में ट्रांजिशन लाना पड़ेगा, हमें फॉसिल से रिन्यूएबल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए? लो एमिशन होना चाहिए इसमें, ताकि हम टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकें। सेकेंड, फूड सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट।
फूड सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट किस चीज़ को टैकल करेगा? ग्लोबल हंगर। देन डेट रेजिलियंस फंड, जो कि पुअर कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनको ये फाइनेंस अवेलेबल कराएगा। एंड लास्ट इज मिशन 300। मिशन 300 इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, और इसका मकसद ये है कि जो सब सहारन रीजन है वहाँ पर 300 मिलियन लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाए। बेसिकली दीज आर द आउटकम्स ऑफ रिसेंटली कंडक्टेड G20 समिट विच वॉज कंडक्टेड इन जोहान्सबर्ग। अब सवाल ये उठता है कि इस G20 समिट में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब जो वहाँ गए तो उन्होंने इंडिया की तरफ से कुछ प्रपोजल्स रखे, और वो प्रपोजल थे बेस्ड ऑन इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। एंड व्हाट इज इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म? इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, या इसको कहें हम एकात्म मानववाद, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय दीन दयाल उपाध्याय। अब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने क्यों दिया और ये कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म दीनदयाल उपाध्याय ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए दिया था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, या उसका इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए। उस टाइम पर दुनिया में दो मेन इकोनॉमिक मॉडल थे, एक सोशलिज्म, दूसरा कैपिटलिज्म। दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि दोनों ही मॉडल्स में कुछ कमियां हैं। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, सोशलिज्म में कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, और दोनों ही मटीरियलिस्टिक आस्पेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि अगर हिंदू फिलॉसफी के बेसिक सी बात करें तो हमारे यहाँ पुरुषार्थ की बात की जाती है, जिसमें आता है धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। तो दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि जो वेस्टर्न डेवलपमेंटल मॉडल हैं ये सिर्फ मटेरियल पर फोकस करते हैं, मतलब अर्थ और काम पर फोकस करते हैं, जबकि जो स्पिरिचुअलिटी है, धर्म और मोक्ष, उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। तो इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल मस्ट बी बेस्ड ऑन द 4 पुरुषार्थ। इसी की वजह से उन्होंने दिया एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज़ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और एकात्म मानववाद, जो कोशिश करता है इंडिविजुअल नीड्स और सोसाइटी के नीड को बैलेंस करने की। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके बेसिस पर मोदी जी ने 6 सजेशंस दिए हैं। इसमें सबसे पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, यानी कि दुनिया के हर देश के पास अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसको वहाँ के लोगों ने जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, नेचर से इंटरेक्ट करके एक्यूमुलेट किया है। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। पूरे दुनिया की अगर इस ट्रेडिशनल नॉलेज को अगर रिपोजिटरी बनाया जाए तो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के वेलफेयर में बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। सेकंड, अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कुछ स्किल ट्रेनीज़ को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि अफ्रीका के जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको स्किल देंगे ताकि वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब किए जा सकें। देन ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, ऑब्वियसली ये हेल्थ केयर के लिए होगा। काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग और जो टेररिज्म है इसका जो नेटवर्क है इसको तोड़ना। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम अपने आप में एक एग्जेम्पलरी प्रोग्राम है, तो इसमें जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का जो है हेल्प कर सकता है। एंड क्रिटिकल मिनरल सर्कुलेटरी इनिशिएटिव, यानी कि अफ्रीका में आपको मालूम है कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, और आजकल जो सप्लाई चेन है उसको लेकर के हर एक कंट्री की बहुत फिक्र है, और हर एक कंट्री अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाह रही है, डी रिस्क करना चाह रही है उसको। तो ऐसे में हमें मल्टीपल सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, और जो अफ्रीका है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो सकता है। सो दीज आर द आउटकम्स एंड द सजेशंस मेड बाय इंडिया in the recently conducted G20 summit. So this is all about G20 2025 which was held in Johannesburg. Second topic is, अच्छा हम इसमें देख सकते हैं कि G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं। हम देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है यहाँ पर कनाडा है, यूएस एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका से ओनली 2 कंट्रीज आर देयर, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। अगर हम यूरोप में हैं तो यहाँ पर यूके है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की। एंड एशिया में रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया,
साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो G20 में हैं वो एशिया से आती हैं। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ आपस में मिल करके जो ग्लोबल GDP है उसमें 85% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, और जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 75% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, और जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसमें समवेयर अराउंड 83% कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंट्रीज़ का है। तो ये सारी कंट्रीज़ आपस में मिल करके काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप, कनेक्ट, बिल्ड, रिवाइव। यस, एक्चुअली इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया है और दूसरा एक है आपका इंडिया एंड अफ्रीका फोरम। इंडिया एंड अफ्रीका फोरम एक ये बेसिकली फॉर्मल प्लेटफॉर्म है इंडिया और अफ्रीका यूनियन के बीच के रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 कंट्रीज़ हैं, तो अभी इंडिया रिव्यू कर रही है अफ्रीकन यूनियन के साथ इसके एंगेजमेंट को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे वहाँ ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाए जाएँ, कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए एक जहन में सवाल आना चाहिए। लास्ट टाइम के जो हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ का विज़िट किया था, अंगोला का। अभी हम देख रहे हैं कि अफ्रीका यूनियन के साथ हम अपने रिलेशंस को रिव्यू कर रहे हैं, और अगर देखें तो जोहान्सबर्ग में जो G20 का सबमिट हुआ है उसमें अमेरिका से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए, चाइना के भी प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं गए, लेकिन मोदी जी वहाँ पर गए। दैट मीन्स कि अफ्रीका कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। तो समझने वाली बात यह है कि अफ्रीका इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि वहाँ पर इंडिया की तरफ से इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसका आंसर है कुछ चीज़ों में। एक तो इंडिया और अफ्रीका का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो इंडिया और अफ्रीका के रिलेशन आज के नहीं है, सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। नंबर 2, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे इंडिया से इंडेंजर्ड लेबर, स्लेवरी के ख़त्म होने के बाद इंडिया से अफ्रीका भेजे जाते थे, जिनको गिरमितिया कहा जाते। महात्मा गांधी का रोल तो अफ्रीका में आप सब लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री का एक टॉपिक है। हिस्टोरिकल के साथ साथ कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इमर्जिंग कंट्रीज़ जो है ना, उनका मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो सिर्फ वाशिंगटन कंसेंसस से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि उसमें ग्लोबल साउथ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होना चाहिए। और अगर ग्लोबल साउथ का इम्पॉर्टेंट रोल हमें प्ले करना है तो इसके लिए ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन ज़रूरी है, और साउथ साउथ कोऑपरेशन को अचीव करने के लिए साउथ अफ्रीका इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन। पॉलिटिकल के साथ अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया प्रोवाइड्स अ बिग अपॉर्चुनिटी और अ बिग मार्केट फॉर इंडिया। इंडियन कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, वहाँ से बिजनेस करके वेल्थ जनरेट कर सकती हैं। इसके अलावा इंडिया का ट्रेड ऑलमोस्ट $100 बिलियन का है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर EU एंड चाइना। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और इन सब के अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक। यस, स्ट्रेटेजिक को समझने के लिए हम वापस इस मैप को देखते हैं। सी, दिस इज अफ्रीका, इसके इधर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, और जो ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और स्वेस कैनाल तक का एक्सेस देती है। ठीक है, तो अफ्रीका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर US भी एक्टिव है, चाइना भी एक्टिव है, और बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर एक्टिव हैं, क्योंकि सबके ट्रेड रूट्स किसी ना किसी तरह से इस रीजन के साथ कनेक्ट हैं।
और यहाँ का ईस्टर्न पार्ट इंडियन ओशन के साथ है, तो जाहिर सी बात है इंडिया को भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंडिया इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएगा तो जो स्पेस इंडिया के ना होने से यहाँ पर क्रिएट होगा उसको कोई दूसरी वर्ल्ड या ग्लोबल पावर उसको ऑक्यूपाई करेगी, बी इट चाइना और यूएस और एनी अदर कंट्री। तो दीज आर सर्टेन रीजन विच मेड अफ्रीका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब इतने सारे जो विजिट हो रहे हैं तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ अफ्रीका। So this is all about Indo-African Forum. So our next topic is Arunachal Pradesh, India's inalienable territory. Actually ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक महिला है जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं, उनको शंघाई एयरपोर्ट पर रोका गया और उस पर रोकने के पीछे रीज़न था कि उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी को क्वेश्चन किया गया। अब उनके पास जो पासपोर्ट था उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन क्यों किया गया, वो भी चाइना में, इसका रीज़न हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके रीज़न को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। और बॉर्डर डिस्प्यूट है किसको लेकर के, LAC। हम LAC को समझते हैं, उससे इस इशू को समझने में आसानी होगी। LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC बेसिकली है एक डिमार्केशन बिटवीन इंडियन कंट्रोल टेरिटरी एंड चाइनाज कंट्रोल टेरिटरी। इन दोनों के बीच में डिमार्केशन है जिसको हम 3 पार्ट में देख सकते हैं। फर्स्ट इज वेस्टर्न पार्ट, सेकंड इज मिडिल एंड थर्ड इज ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कवर करता है लद्दाख वाले एरिया को, मिडिल पार्ट में आपका आ जाएगा हिमाचल एंड उत्तराखंड, एंड ईस्टर्न पार्ट में आपका आएगा सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब जो ईस्टर्न पार्ट है ना, ईस्टर्न पार्ट ये अलाइन होता है मैकमोहन लाइन के साथ। नाउ व्हाट इज मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन इज ए बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड तिब्बत, ठीक है। अब ये मैकमोहन लाइन किसने डिसाइड किया? 1914 शिमला कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और तिब्बत के बीच में हुआ था, ठीक है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में चाइना वॉज नॉट अ पार्टी, चाइना ने इसमें पार्टिसिपेट किया ही नहीं, जिसकी वजह से इंडिया मैकमोहन लाइन जो कि ये वाला पार्ट है इसको ऑफिशियल बॉर्डर मानता है, दिस पार्ट। लेकिन चाइना इसको ऑफिशियल बॉर्डर नहीं मानता। चाइना का मानना है कि इस लाइन की वजह से 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो तिब्बत का है वो अरुणाचल में चला गया। इट इज़ लाइक दैट कि आप इस मैप को देखिए, उनका मानना है कि जैसे अरुणाचल यहाँ तक है तो उनका मानना है कि कम से कम ये एरिया जो है यहाँ तक का, ये कहाँ चला गया? तिब्बत में चला गया, ठीक है, राइट। जिसकी वजह से वो मानते हैं कि अरुणाचल का जो एक पार्ट है वो तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत इज़ ए पार्ट ऑफ 5 फिंगर पॉलिसी ऑफ चाइना विच वाज गिवन बाय माओ जेडोंग। जिसका मानना था कि 5 फिंगर में जो पाम है वो तिब्बत है और उसके अलावा जो 5 फिंगर हैं उसमें से एक फिंगर उसका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो वो उस टेरिटरी को चाइना के टेरिटरी मानता है। इसी वजह से, इसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से उस महिला के पासपोर्ट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन किया गया। दिस इज ऑल अबाउट द इशू रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश। अब इसका अभी स्टेटस क्या है? अरुणाचल प्रदेश इज़ इन फुल्ली कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस चाइना वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना इंटरफेरेंस करता रहता है, इंक्रीमेंटल असर्शन जिसको कहा जाता है, कि वहाँ के गांव का नाम चेंज कर देना, कुछ कंस्ट्रक्शन कर देना, ऑल दीज थिंग्स। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इंडियाज ऑप्शंस ऑन बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले देखते हैं हम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यार्पण। आमतौर पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि किसी एक इंसान को जो कि किसी एक जुर्म का एक्यूज्ड है उसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाना, दैट इज़ एक्स्ट्राडिशन। अब ये एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट किसके लिए आया है? ये शेख हसीना मैडम के लिए आया है, ठीक है। अब आखिर ऐसा उनका क्या इल्ज़ाम है? बांग्लादेश का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है जिसने
उनको डेथ पेनल्टी दिया है। डेथ पेनल्टी किस केस में दिया है? इस ट्रिब्यूनल का मानना है कि लास्ट ईयर जुलाई अगस्त 2024 में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था और उस पर जो क्रैक डाउन हुआ है, दैट क्रैक डाउन वॉज वेरी वेल प्लान्ड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, और उसकी जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं वो कौन थी? शेख हसीना। और इस क्रैकडाउन में यूएन की रिपोर्ट की बात माने तो 1400 से ज़्यादा जो स्टूडेंट ने उन्होंने अपनी जान गंवाई है। इसी की वजह से उन्होंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डेथ पेनल्टी अवार्ड किया है। अब चूंकि शेख हसीना उसके बाद से इंडिया में है, ठीक है, तो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको इंडिया से कहाँ भेज दिया जाए? बांग्लादेश भेज दिया जाए। अब यहाँ पर इंडिया के सामने ऑप्शन क्या है? एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। व्हाट इज़ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी? बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जो कि डुअल क्रिमिनलिटी पर डिपेंड करता है या ऑपरेट करता है, ठीक है, जिसके तहत एक कंट्री में अगर कोई एक्यूज पर्सन है उसको दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाए, बशर्ते कि जिस क्राइम का उस पर एक्विजिशन है वो दोनों कंट्री में क्राइम माना जाता हो। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो है नहीं। अब इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? इंडिया के पास ऑप्शंस हैं कि वो अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से चल सकता है। इंडिया के पास ऑप्शन है वो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल पर चल सकता है। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं कि वो कुछ मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, रीजनल जो ग्रुपिंग्स हैं, उनके किसी भी प्रोविजन के हिसाब से चल सकता है। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in case of the extradition request of former Prime Minister Sheikh Hasina. So this is all about the last week current affairs of international relations. Thank you so much.